एक बार पुनः मैं करंट ब्रह्मास्त्र सीरीज की S16 सीरीज को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। लगातार आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, और साथ ही करंट की सीरीज भी हमारी लगातार चल रही है, उसको भी आप पसंद कर रहे हैं। और करंट की सीरीज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये 15-15 क्वेश्चंस और करंट के 25 क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में निश्चित रूप के आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो बिना किसी देर के आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। यूपी की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? कुल कितने स्टेट यूपी जुड़ते हैं? तो इसका आंसर होता है 9। 8 स्टेट्स एंड 1 यूटीज, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। देश में सर्वाधिक किसी भी राज्य को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या जो है यूपी की है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित, कुल मिलाकर 9 राज्य। जो 8 स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। ये 8 राज्य हो गए और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन आता है यूपी की सीमा को कितने राज्य होते हैं? तो उसका आंसर होगा 9। स्टेट पूछेंगे तो 8, यूटी मिलाकर के तो 9। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूपी के कितने जिले MP को स्पर्श करते हैं? यूपी के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है? तो आप ये जानते हैं MP से हमारे 11 जिले लगते हैं। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के जिले जो किसी भी राज्य से लगते हैं वो किससे लगते हैं? MP से लगते हैं 11 जिले। इसी में 2 पॉइंट और याद कर लीजिए। सोनभद्र एक ऐसा जिला है यूपी का जो 4 राज्यों को छूता है, MP, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। सोनभद्र की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो उत्तर में जो सहारनपुर जिला है यूपी का, उस सहारनपुर की सीमा भी 3 राज्यों से मिलती है, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। इस बात को भी याद रखेंगे आप निश्चित रूप से। अगला क्वेश्चन, सुकमा डुकमा डैम, सुकमा डुकमा बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ हो रहा है? किस जिले में हो रहा है? तो सुकमा डुकमा बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में। किस रिवर पर? बेतवा रिवर पर, बेतवा नदी पर सुकमा डुकमा झांसी बना। और झांसी में बेतवा पर एक और डैम है, कौन सा? परीक्षा बांध भी बेतवा नदी पर ही झांसी बनाया जा रहा है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, यमुना से बेतवा का संगम हमीरपुर जिले में होता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी के किस जिले में है? तो आप बता पाएंगे बनारस में है, वाराणसी में है। और वाराणसी में इस कछुआ वन्यजीव विहार की स्थापना 1989 में की गई थी। अगर क्वेश्चन इससे हटकर आए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा, बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, तो उसका आंसर होगा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद जिलों में फैला हुआ है। तो कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर? बनारस में। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उसका आंसर होगा आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और यूपी का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी, सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो उसका आंसर होगा लाग बहोसी पक्षी विहार, कन्नौज। और यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, लखीमपुर खीरी। इन सब चारों पॉइंट्स को रट लीजिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित है। बस रटते रहिए, नोट्स करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में जो संरक्षण से संबंधित संविधान में कौन सा आर्टिकल है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। जबकि आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है बच्चों? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 का संबंध कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22। जबकि आर्टिकल 21 का संबंध राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार से है। ये भी आप याद रखिए। और क्वेश्चन अगर थोड़ा डीप होकर आए कि ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल में कौन कौन से आर्टिकल समाप्त नहीं होते? आर्टिकल 20 एंड 21 नेवर कोलैप्स ड्यूरिंग इमरजेंसी आल्सो, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते, याद रखना। और अनुच्छेद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हो सकते हैं उसका वीडियो मैंने पहले बनाया है। आप उन वीडियो में जाकर के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आप पुनः वहां से सुन लीजिए, रट लीजिए। उससे बाहर कोई भी आर्टिकल किसी भी एग्जाम्स में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बार बार क्वेश्चन आता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कलेक्टिव रूप से किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति, राज्यसभा के प्रति। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? लोकसभा।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है आर्टिकल 75 के पार्ट 3 के तहत, अनुच्छेद 75 भाग 3। क्वेश्चन नंबर 7 हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु भविष्य में जन्म लेंगे, भावी बुद्ध किन्हें कहते हैं? तो मैत्रेय इसका आंसर होगा। भावी बुद्ध कौन है? मैत्रेय हैं। याद कर लीजिए, रट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दीवाने आरिज का संबंध किस विभाग से था? मध्यकाल में दीवाने आरिज किस मंत्रालय से संबंधित था बच्चों? तो दीवाने आरिज सैन्य विभाग से संबंधित था। किससे? मिलिट्री डिपार्टमेंट से, सैन्य विभाग से, जिस तरह से रक्षा मंत्रालय होता है। और दीवाने आरिज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। किसने की थी? बलबन। आप जानते हैं मध्यकाल में बलबन की ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौह नीति के लिए बलबन बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन अलग से भी आता है कि किस शासक ने रक्त और लौह नीति का प्रतिपादन किया भारत में, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी? तो उसका आंसर भी क्या होगा? बलबन। बलबन ने। तुर्काने चहलगानी का दमन किसने किया था? ये क्वेश्चन अलग से भी आता है। तुर्काने चहलगानी का दमन किसने किया? बलबन ने। और तुर्काने चहलगानी को प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने। यह भी याद रखिएगा। तुर्काने चहलगानी इल्तुतमिश के दरबार के वो 40 विश्वास पात्र सरदार थे। तो इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी की स्थापना की थी, किंतु बलबन ने अपने समय आने के बाद तुर्काने चहलगानी का अंत कर दिया। इस बात को भी इस क्वेश्चन के साथ याद रखेंगे। दीवाने आरिज सैन्य विभाग होता था। अगला क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, प्रसिद्ध नॉवेल आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आप बता पाएंगे किसका उल्लेख है बच्चों? आप जानते भी होंगे, अगर मालूम है आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह। यानी कि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह का उल्लेख है। और ये सन्यासी और ये फकीर विद्रोह 1770 to 1820, 1770 से 1820 के दौरान बंगाल में बड़ी मात्रा में ये विद्रोह हुआ था। बेसिकली तत्कालिक कारण इसका था, इमीडिएट रीजन क्या था कि हिंदू व मुस्लिम तीर्थ स्थानों की यात्रा पर अंग्रेजों द्वारा जो प्रतिबंध बैन लगाया गया था, उसके विरोध में ये सन्यासी विद्रोह या फकीर विद्रोह स्टार्ट हुआ। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे मंजू शाह अथवा मजनून और देवी चौधरानी। कौन कौन याद रखेंगे? मंजू शाह और देवी चौधरानी इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह का उल्लेख है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट अब यहीं पर, आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी के। और आनंद मठ से ही हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग्स है, वंदे मातरम भी इसी से लिया गया। किससे लिया गया है? आनंद मठ से। क्या लिया गया है? वंदे मातरम। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था, कांग्रेस वाला जो मेरा वीडियो आया है, कि पहली बार इसको 1896 के कांग्रेस सेशन में गाया गया था। और किसने गाया था इसको? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लिखने वाले कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसको गाने का जो आज हम लोग गाते हैं स्कूल्स वगैरह में, उसका समय कितना होता है? 65 सेकेंड होता है, 1 मिनट 5 सेकेंड होता है। रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? प्लाज्मिड का होता है, या प्लास्टिड्स का होता है, या माइट्रोकांडिया का होता है? तो बहुत बच्चे इसका आंसर माइट्रोकांडिया भी करते हैं, हालांकि इसका सही आंसर क्या होगा? प्लाज्मिड। इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं, प्लाज्मिड का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, श्री हरिकोटा द्वीप, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसके निकट है? किस लेक के निकट है? चिल्का झील या पुलिकट झील? तो इसका आंसर क्या होगा? पुलिकट झील। श्री हरिकोटा आइलैंड पुलिकट झील के निकट है। और हरिकोटा द्वीप से हम अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को, जो हमारे रॉकेट वगैरह होते हैं, उनके प्रक्षेपण के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 12 की ओर पढ़ते हैं। बार बार क्वेश्चन आता है, गन्ने का जो उचित एवं लाभकारी कीमत होती है, जिसे बोलते हैं FRP, उचित एवं लाभप्रद कीमत की अनुशंसा कौन करता है? तो इसका आंसर होगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है। याद रखना, गन्ने का MSP घोषित नहीं किया जाता है, गन्ने का FRP होती है। MSP 23 फसलों की होती है। हालांकि क्वेश्चन वहां से भी आता है कि जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, MSP की भी सिफारिश कौन करता है? तो उसका आंसर भी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अभी RO, इसके पहले BO, इसके पहले PCS, उन सब में क्वेश्चन आया हुआ है। तो गन्ने के लिए FRP और अन्य जो 23 क्रॉप्स उनके लिए MSP, इन दोनों की सिफारिश
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, टिक कर लीजिए। और गन्ने की बात अगर करें तो गन्ना C4 कुल का पैदा है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है मेंस में कि किस कुल का है, तो C4, गन्ना और मक्का C4। और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अपने उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? यूपी में होता है। और यूपी में भी सर्वाधिक मुजफ्फरनगर जिले में होता है। और चीनी का भी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में होता है। हालांकि विश्व में सर्वाधिक चीनी का का उत्पादन ब्राजील में होता है। तो राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान अगर आपसे पूछ ले, आप इसमें संबंधित 2 क्वेश्चन और याद कर लीजिए। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, तो इसका आंसर होगा कोयम्बटूर तमिलनाडु। नेशनल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु। और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, राष्ट्रीय चीनी तकनीकी संस्थान, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, तो उसका आंसर कानपुर करेंगे। 3 आंसर होंगे, कोयम्बटूर, कानपुर, लखनऊ गलत नहीं करना है। खाली गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, चीनी आएगा तो उसका आंसर आप करेंगे कानपुर। याद रखना, गलत नहीं होना है, रट लीजिए। बार बार इन क्वेश्चंस को मैं इसलिए दोहराता हूं ताकि आपसे गलती इन क्वेश्चंस में नहीं हो। और ऐसे मिस्टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, ये बार बार आते हैं जिसमें आपकी गलती हो ही जाती है ना चाहते हुए भी। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनको बार बार आते हुए ह्यूमन एरर के चक्कर में गलत करते हैं और 1-2 नंबर से प्री में फिर उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आप इनको रटते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इकोनॉमी की ओर बढ़ते हैं। तेजड़िया तथा मंदड़िया, बुल्स एवं बेयर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध शेयर मार्केट से है, शेयर बाजार से है, LIC वगैरह से नहीं है। कुछ लोग बीमा कर देते हैं, कुछ लोग बैंकिंग। इसका संबंध शेयर बाजार से है, शेयर मार्केट से है। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य या पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में एक और नामदाफा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश को भारत में उगते हुए सूर्य का प्रदेश भी कहते हैं। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है, ये भी आप जानते हैं। और अंतिम क्वेश्चन लेकर इस सीरीज का उपस्थित हूं मैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, बीओ, उत्तराखंड सब में आया हुआ क्वेश्चन, यूपीएससी तक, टीटी से लेकर सब में। कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को क्रॉस करके भारत में आती है? चाहे वो ग्रेटर हिमालय हो, चाहे वो मध्य हिमालय हो, चाहे वो शिमालिक, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ग्रेटर, मिजो और शिवालिक, उन सभी श्रेणियों को काट कर आने वाली नदी कौन सी है? बार बार ऑप्शन में आता है, तो इसका आंसर है सतलज। ऑप्शन में आता है सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, तो उसका आंसर क्या करेंगे? सतलज। सतलज एक ऐसी नदी है जो हिमालय की तीनों सीरीज, हिमालय की सभी श्रेणियों को क्रॉस करके इंडिया आती है। सतलज का उद्गम आप जानते हैं तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास, तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास निकट मानसरोवर झील के पास राकस्थाल से होता है। तिब्बत से तो जो सतलज का ओरिजिन है कहाँ से है? राकस्थाल नियर कैलाश मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तो सतलज नदी का उद्गम कैलाश मानसरोवर झील के पास, राकस्थाल कैलाश पर्वत के पास से होता है। और आप याद रखें, कैलाश मानसरोवर झील से ये 2 और बड़ी नदियाँ निकलती हैं, इंडस, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र भी कैलाश मानसरोवर के पास चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से निकल करके आती हैं, ये भी याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलांग सांगपो भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे। और ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जानते हैं, इसको भी रख लेना। तो आज के लिए जो हमारी 16 है वो सीरीज समाप्त हुई। इन क्वेश्चन को रटते रहिए, लिखते रहिए डायरी में, दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए और जहाँ जिसको आवश्यकता हो उसको शेयर करते रहिए और मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को छूपेगी, आप सफलता के उस सर्वोच्च शिखर तक पहुँचेंगे। चलिए, तो फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।